सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैम हम सभी बहुत बढ़िया हैं। आप बताइए आप कैसे हो? जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। मैम हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम आज की क्लास में सेक्शन नंबर 16 की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओके मैम हम समझ गए। तो प्लीज़ मैम प्लीज़ आज की क्लास में एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा गैप आ गया है। आप भी 2 दिन क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि आपकी क्लास में टेक्निकल इश्यू आ गया था। आप बोलो और मैं रिवीजन ना कराऊंगी तो हो ही नहीं सकता। चलो तो सबसे पहले बहुत हल्का सा रिवीजन लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, थोड़ा सा डिटेल रिवीजन लेंगे सेक्शन नंबर 16 में जितना लास्ट क्लास में पढ़ाया था। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाना है जहाँ पर सिखाया था कि जो भी आप परचेज करते हो उसको इनपुट कहते हैं, इनपुट पर लगने वाले टैक्स को इनपुट टैक्स कहते हैं, फिर जो भी आप सेल करते हो उसको आउटवर्ड कहते हैं और आउटवर्ड पर लगने वाले टैक्स को आउटपुट टैक्स कहते हैं। फिर ये जो आप आउटपुट टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, तो इस आउटपुट टैक्स में से सबसे पहले आप क्या माइनस करते हो? अपना इनपुट टैक्स माइनस करते हो। फिर जो भी आपके पास बैलेंस बचता है उस बैलेंस को आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो बाय कैश और बाय बैंक। इतना पढ़ने के बाद सीखा था कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट टैक्स के लिए यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो हमने इसमें मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन सीखा था, हमने इसमें ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन सीखा था। मैनर में हमने सीखा था कि CIS सबको सबके लिए यूज कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल वाला स्टेट के लिए नहीं होगा, स्टेट वाला सेंट्रल के लिए नहीं होगा। सिमिलरली सेंट्रल वाला यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी वाला सेंट्रल के लिए नहीं होगा। फिर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन सीखा था कि सबसे पहले IGST का क्रेडिट जीरो करो, IGST का क्रेडिट को जीरो करने के लिए उसको सबसे पहले IGST के लिए यूज करो, आफ्टर देन उसको CGST एंड SGST में एनी प्रपोर्शन में एनी ऑर्डर में यूज करो। जब आपका IGST का क्रेडिट जीरो हो जाएगा तो फिर CGST के क्रेडिट को CGST के लिए यूज करो। अगर CGST का क्रेडिट बच गया है तो फिर उसको IGST के आउटपुट टैक्स के लिए यूज करो। फिर हमने सीखा था कि SGST के क्रेडिट को SGST के लिए यूज करो और SGST के क्रेडिट को IGST के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब CGST का क्रेडिट पूरा का पूरा यूटिलाइज हो चुका हो तब। और एक बार प्यार से बोलेंगे, सभी मिलके बोलेंगे जय माता दी। इतनी बात मैम हमको समझ आई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे जो गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं और इनपुट्स होते हैं। तो दोनों को जब आप परचेज करते हो तो दोनों पे ITC पूरा आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप इनको बेचते हो तो GST पेबल निकालने का अलग तरीका होता है। गुड्स अगर इनपुट वाले हैं तो फिर आप GST पेबल कैसे निकालोगे? फिर आप क्या करोगे, जितना भी उसका सेल वैल्यू है उस पर GST का रेट लगा दोगे। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स को सेल करते हो तो आप सेल वैल्यू पर GST रेट निकाल के एक वैल्यू निकालोगे, प्लस आप रिड्यूस्ड ITC निकालोगे और उन दोनों में जो भी हायर होगा उतना टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करोगे। इतनी बात सीखी थी। फिर सर्विस की बात की थी कि सर्विस के केस में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, बट जब आप सर्विसेज अवेल करते हो तो सारी सर्विसेज का आपको ITC मिल जाता है, क्योंकि सारी सर्विसेज को क्या बोला जाता है? इनपुट सर्विसेज। वहाँ पर कैपिटलाइजेशन नहीं किया जाता, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट की एक ऐसी सर्विस है, अगर आपने उसको बुक्स में कैपिटलाइज्ड कर रखा है तो आपको ITC नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी आपने एज अ इनपुट सर्विस बुक कर रखा है तो फिर आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मींस आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ एक्सपेंस दिखा रखा है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इतना करने के बाद थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपको और सिखाई थी, हालांकि वो अभी मैं सारा डिटेल डिस्कशन यहाँ पर नहीं लाऊंगी, वो हम जब लास्ट में रिवाइज करेंगे तब उसको मैं इंक्लूड करूंगी। लेकिन अभी करते हैं सेक्शन नंबर 16 का रिवीजन। सेक्शन नंबर 16 में मैंने आपको पढ़ाया था 16(1) और पढ़ाया था 16(2). 16(1) में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनको ITC मिल जाएगा अगर उन्होंने गुड्स और सर्विसेज को अवेल किया है, परचेज किया है फॉर द बिजनेस पर्पस।
यानी कि आईटीसी सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, उनको भी सिर्फ तब मिलेगा जब उन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया हो, तभी उनको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज उनको आईटीसी ना मिल पाएगा। फिर इसके बाद हमने किया था कि चलो ठीक है, कोई बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, प्लस वो जो गुड्स और सर्विसेज अवेल कर रहे हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए अवेल कर रहे हैं, लेकिन इतना होना ही मात्र उनको आईटीसी नहीं दिलवाएगा, उनको 16 सबसेक्शन 2 वाली कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती थी। फिर जब वो 16 2 वाली कंडीशंस पूरी कर देते थे तो फिर 16(1) बोलता था ठीक है भाई, आपने सारा काम कर दिया, अब आप अपना आईटीसी ले लो, लेकिन वो आईटीसी होगा रिस्ट्रिक्टेड। पूरा का पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, जितना भी रेसिपिएंट आप लेना चाहते हो आपको एक रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा। और कितना रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा? सिर्फ उतना मिलेगा जितना आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्लस 10% एक्स्ट्रा ऑफ 2A। लेकिन अगर आप मई 2020 वाले बच्चे हो तो फिर आपके लिए लिमिट कितनी रहेगी? 20%। लेकिन नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स के लिए लिमिट कितनी है? 10%। तो आप कितना आईटीसी लोगे? जितना आपके 2A में आ रहा है, प्लस आप 10% आईटीसी और ले सकते हो। ओके मैम, लेकिन इतनी सी बात पे 2-3 बच्चों के क्वेश्चंस आ गए थे कि मैम अगर मान लो 2A में जितना आ रहा हो और एक्चुअल में भी उसका उतना ही बनता हो, क्या फिर वो एक्स्ट्रा आईटीसी ले सकता है? आप खुद बताओ कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो आईटीसी कहाँ से लेगा? 16(2) बोलता है कि उसके पास इनवॉइस होना जरूरी है। जब उसके पास इनवॉइस ही नहीं होगा तो वो आईटीसी कहाँ से लेगा? ठीक है मैम, अब हमको बात समझ आ गई कि उसके पास इनवॉइस होना जरूरी है, यानी कि वो जानबूझ के झूठा आईटीसी नहीं ले सकता। अगर एक चीज और सुन लो, उसने ले भी लिया जानबूझ के, फेक इनवॉइस बनवा दिए या जो भी रीजन हुआ हो उसने ले लिया, तो ऑफिसर के हाथ में ये पावर है। सीए फाइनल में और सीएमए फाइनल में पढ़ाया जाएगा, सेक्शन नंबर 155 होता है। ऑफिसर के हाथ में पावर है, अगर रेसिपिएंट ने गलती से गलत आईटीसी जानबूझ के ले लिया है तो ऑफिसर उस आईटीसी को रिकवर कर सकते हैं। चलो इतना हमने किया था। फिर 16(1) में आप सबको समझ आ गया था कि बिजनेस के लिए आप गुड्स और सर्विसेज लो, प्लस आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा जितना आपके 2A में आ रहा है उतना, प्लस 10% एक्स्ट्रा। चलिए, फिर आपको मैंने पढ़ाया था 16 सबसेक्शन 2, जिसमें आपको मैंने याद करवाया था DRTR मिसलेनियस। इस तरह से याद करवाया था, DRTR मिसलेनियस। D बोले तो डॉक्यूमेंट, जल्दी से मैसेज करो। R बोले तो मैम कहाँ याद रहेगा, इतना आप 2 दिन आए नहीं ना, तो हम भी आराम से मस्ती के मूड में आ गए थे। कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा। चलो, D बोले तो डॉक्यूमेंट, एक एक करके करते हैं डिस्कस। D बोले तो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में मैंने क्या आपको बोला था कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपने अंडर आरसीएम गुड्स को परचेज किए तो आपने अपना सेल्फ इनवॉइस बनाया होगा, आपके पास वो होना चाहिए। अगर आपने इनवॉइस रिवाइज किया था, आपको सप्लायर से रिवाइज इनवॉइस मिला है, तो आपके हाथ में रिवाइज्ड इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी कम लगा दिया था, फिर वो जीएसटी ज़्यादा लगा के आपसे ले रहे हैं, तो उसके लिए आपके हाथ में डेबिट नोट होना चाहिए। अगर आप आईएसडी हैं, ये आईएसडी क्या होता है ये नहीं बताया, ये बताऊंगी, एक पर्टिकुलर इसका सेक्शन है, अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आईपीसीसी वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं है, सीएमए के लिए है, अलग से पढ़ेंगे, अलग से पूरी क्लास मिलेगी आपको इस पे। बस आईएसडी क्या होता है, कुछ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म है इनके केस में ये आईटीसी सिर्फ तभी लेंगे जब इनके पास आईएसडी इनवॉइस होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैम हमने ये चीज़ तो देखी कि सबके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए आईटीसी को लेने के लिए। अगर वो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने अंडर एफसीएम सप्लाई लिया तो उनके पास इनवॉइस होना चाहिए। अगर अंडर आरसीएम लिया है तो उनके पास सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। अगर एडिशनल पैसा बाद में पे किया था तो डेबिट नोट होना चाहिए। आईएसटी वाले हैं तो आईएसटी का इनवॉइस होना चाहिए, रिवाइज्ड इनवॉइस होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट उनकी
पोजीशन में होने चाहिए, एक रेसिपिएंट की पोजीशन में होना चाहिए, तो उनको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें एक चीज़ और पढ़ाई थी कि क्या अगर कोई गलत इनवॉइस काट देता है, इनवॉइस पर सारे पर्टिकुलर्स नहीं दिखाता, तो क्या उसको आईटीसी मिलेगा? तो उसमें बताया था जी हाँ, उनको आईटीसी मिलेगा अगर उन्होंने 6 पर्टिकुलर्स दिखाए होंगे तो। जल्दी से मैसेज करो वो 6 पर्टिकुलर्स कौन से थे जो कि मैंडेटरी थे दिखाना आईटीसी को अवेल करने के लिए। जल्दी से करो, चलो मैं ही बोलती हूँ, मेरे साथ साथ ही करते रहना मैसेज भी। जीएसटीएन नंबर ऑफ सप्लायर मैंडेटरी होता है, जीएसटीएन नंबर ऑफ रेसिपिएंट मैंडेटरी होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई मैंडेटरी होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, गुड्स के ऊपर कितना जीएसटी लगा, और गुड्स की डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है। इतनी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सारी कंडीशन पूरी कर दी, दैट मीन्स आपकी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। 16 टोटल 4 कंडीशन बताता है, डी आर टी आर। डी आपने समझ ली। अब बात आती है आर की, अब बात आती है आर की। फिर आर में हमने पढ़ा था गुड्स रिसीव की, जो रेसिपिएंट जी हैं उनको गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, यानी कि जो उसने गुड्स परचेज किया है उनके हाथों में गुड्स आ जाना चाहिए। लेकिन अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, बिल टू शिप टू मॉडल है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जिसने गुड्स को परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको गुड्स मिल चुके हैं, लेकिन इन रियलिटी गुड्स उसको नहीं मिलते, उसके बिहाफ पर किसी अनदर पर्सन को मिलते हैं, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि गुड्स उसको मिल चुके हैं। ठीक है, इतनी बात हम सबको समझ आ गई। फिर मैंने एक केस और बताया था कि अगर कोई गुड्स लॉट्स में परचेज करता है, जैसे कि 1 लाख यूनिट परचेज की, तो 1 लाख यूनिट का पूरा क्या बन गया, इनवॉइस बन गया, लेकिन उसने कहा कि आप 5 इंस्टॉलमेंट दे, 5 इंस्टॉलमेंट्स में हमको गुड्स दे दो। पहला ट्रक भेजना 20 यूनिट का, दूसरा ट्रक भेजना 20 यूनिट का, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी ट्रक्स में 20-20 हज़ार यूनिट्स भेज देना। तो इस तरह से रेसिपिएंट्स को जो गुड्स मिल रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं, पार्ट्स में मिल रहे हैं, लॉट्स में मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या रेसिपिएंट को पहला ट्रक मिला वो पहले ट्रक का आईटीसी ले ले, क्या दूसरा ट्रक मिला दूसरे ट्रक का आईटीसी ले ले, क्या करे वो? तो लॉ मेकर ने बोला देखो भाई सप्लायर रेसिपिएंट जी, जिस दिन आपको लास्ट ट्रक मिला, लास्ट लॉट मिला, उसी दिन आप पूरा आईटीसी अपना बुक कर लेना। पूरा आईटीसी मतलब पूरी की पूरी 1 लाख यूनिट पर जो आप आईटीसी अवेल करोगे वो तब करना जब आपको लास्ट लॉट मिला हो। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब आइए टैक्स पेमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। हालांकि आपको इसमें पोर्टल की खामियां पता लगेंगी कि ये जो जीएसटी का पोर्टल है जिसमें 1600-1700 करोड़ रुपए लगा के बनवाया गया था, वो अभी भी कितना कम मैच्योर्ड है, कितना अंडर मैच्योर्ड है, ये चीज़ आपको पता लगेगी। चलो, प्रैक्टिकल लाइफ से मैं लिंक करके पढ़ाऊंगी, मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके काम बहुत आने वाली है प्रैक्टिकल लाइफ। टी बोले तो टैक्स पेमेंट, टी बोले तो टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि रेसिपिएंट को उसका आईटीसी सिर्फ तब मिलेगा जब सप्लायर टैक्स की पेमेंट कर देगा। यानी कि मैंने सप्लायर से गुड्स खरीदे, गुड्स कितने के थे, मान लो 1 लाख रुपए के गुड्स थे, क्या मुझको 1 लाख रुपए का इनवॉइस मिल जाएगा, क्या मुझको 1 लाख रुपए का आईटीसी मिल जाएगा? बताइए, मैसेज कीजिए। मैंने किसी से गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, ठीक है, मेरे को गुड्स की पोजीशन मिल चुकी है, मेरे को गुड्स रिसीव हो चुका है, मुझे 1 लाख रुपए के गुड्स पर इनवॉइस भी मिल चुका है। मैंने इनवॉइस के साथ साथ जब इनवॉइस लिया था तो उन गुड्स का पैसा भी सप्लायर को दे दिया, प्लस जितना जीएसटी उन्होंने लगाया था मैंने उतना पैसा भी सप्लायर को दे दिया। तो सिर्फ इतना मात्र होने पर ही क्या मेरे को आईटीसी दे देगी गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा आपके पास इनवॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, रेसिपिएंट आपके पास
इनवॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास गुड्स आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पूछो अपने सप्लायर से क्या उस सप्लायर ने जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को भरा, क्या उस सप्लायर ने जीएसटी के पैसे की पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी, क्या रिटर्न फाइल कर दी। अगर उसने ये सारे काम कर दिए होंगे तो रेसिपिएंट आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। ठीक है मैम, हमको ये बात समझ आई कि अगर हमारे पास सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं तब भी एट लास्ट सप्लायर के हाथ में बहुत कुछ रह गया कि सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल की कि नहीं की, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को भरा कि नहीं भरा। अगर सप्लायर ने ये काम कर दिया होगा तो बीइंग अ रेसिपिएंट मेरे को आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। ये जब लॉ बना तो लॉ में इतनी सी बात लिख के आई, अगर सप्लायर, सुन लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, लंबा चलेगा थोड़ा, चले मत जाना बीच में क्लास छोड़ के कि 2-3 मिनट का ब्रेक लेके आ जाते हैं, चीज़ें रिपीट हो रही है, रिपीट नहीं हो रही, चीज़ें आगे लिंक की जाएंगी तो लिंक करने के लिए रिपीट की जा रही है। सप्लायर ने क्या किया, मुझको गुड्स बेचे, मैंने सप्लायर को क्या किया, पैसा दिया गुड्स का, मैंने सप्लायर को जीएसटी का पैसा दिया। अब सप्लायर ने गवर्नमेंट को रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया ना। तो मैंने बोला गवर्नमेंट, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो पैसा दे दिया, मेरा क्रेडिट क्यों रोक रहे हो। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि बात तो सही है, कि बात तो सही है, रेसिपिएंट की क्या गलती है, रेसिपिएंट ने तो पैसा दे दिया है, रेसिपिएंट की कोई गलती नहीं है, हमको रेसिपिएंट का आईटीसी नहीं रोकना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक लाइन इंसर्ट कर दी, ध्यान से देखना इसको, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। लॉ मेकर ने सेक्शन नंबर 16(2) के अंदर तो यही लिखा कि अगर सप्लायर अपनी रिटर्न फाइलिंग कर देगा, अपने टैक्स की पेमेंट कर देगा तो रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। अब सेक्शन 41 में क्या लिखा है वो सब आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। सेक्शन 41 बोलता है कि आप रेसिपिएंट, ये बात अज्यूम कर लो, अपने मन से ही अज्यूम कर लो कि जो आपका सप्लायर है वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो कभी भी जीएसटी के पैसे को रोक के नहीं रखता, वो कभी भी रिटर्न फाइलिंग में देरी नहीं करता, वो टाइम टू टाइम सारा काम अपना करता है, ऐसा आप मान लो, ऐसा आप मान लो। तो सेक्शन 41 यही कहता है कि आप मान लो कि जो आपका सप्लायर है वो बहुत अच्छा है, उसने अभी रिटर्न फाइल नहीं की बट वो इन फ्यूचर कर देगा, तो आप अपना आईटीसी बुक कर लो। अभी कोई भी बच्चा इस माइंड में कुछ नहीं सोचेगा, कोई मेरे को मैसेज नहीं करेगा अभी, क्योंकि अभी बात चल रही है, जब बात पूरी खत्म होगी मैं खुद बोलूँगी कि अब डाउट पूछो। अभी बात मैं जिस तरह से समझा रही हूँ, अभी 1000 क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी बात कंप्लीट होगी आपके क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर एक कंडीशन आई, उस कंडीशन में लिखा गया कि सप्लायर के द्वारा रिटर्न फाइलिंग होना जरूरी है, सप्लायर के द्वारा टैक्स की पेमेंट होना जरूरी है। अगर सप्लायर अपनी रिटर्न फाइलिंग नहीं करेगा, अपनी टैक्स की पेमेंट नहीं करेगा तो रेसिपिएंट को भी आईटीसी नहीं मिल पाएगा, रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर 16(2) के साथ आपने जब पढ़ा तो आपने देखा कि 16(2) में लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 41 कि ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन सेक्शन नंबर 41 को ध्यान में रखते हुए। तो सेक्शन नंबर 41 ने कहा कि रेसिपिएंट, आप मान लो कि जो आपका सप्लायर है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कर देगा। आप ऐसा मान लो कि उसने गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कर दी है या फिर वो कर देगा, और आप अपना आईटीसी बुक कर लो।
और आप अपना आईटीसी बुक कर लो। ये जो आईटीसी आप बुक कर रहे हो ये बोला जाएगा प्रोविजनल आईटीसी, ये बोला जाता है प्रोविजनल आईटीसी। ठीक है, तो अभी पहले इतनी बात सुनो। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्या बोलता था? वो बोलता था कि आपको कंडीशन पूरी करनी होगी कि आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइलिंग कर दी हो, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया हो, तो ही आप जीएसटी का क्रेडिट ले पाओगे, अदरवाइज आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। लेकिन फिर सेक्शन 41 बोलता है कि अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी का पैसा नहीं भी पे किया है, हम आपको तब भी क्रेडिट दे देंगे, लेकिन उस क्रेडिट को बोला जाएगा प्रोविजनल क्रेडिट। फिर इन फ्यूचर अगर आपका सप्लायर टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देता है तो फिर ये प्रोविजनल क्रेडिट को फाइनल क्रेडिट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने, मतलब कि जिससे मैंने गुड्स खरीदे, उसने इन फ्यूचर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को नहीं भरा या फिर रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, तो ये प्रोविजनल क्रेडिट जो मेरे को मिला था वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट मेरे से इस प्रोविजनल क्रेडिट को रिकवर करने का राइट रखती है। तो आपको यहाँ पर दो चीजें समझ आई कि क्रेडिट दो तरह का हुआ, एक हुआ प्रोविजनल क्रेडिट और एक हुआ फाइनल क्रेडिट। सेक्शन नंबर 41 बोलता है, हे रेसिपिएंट आप अपना क्रेडिट बुक कर लीजिए, चाहे आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइलिंग करी है चाहे नहीं की है, पर आप अपना क्रेडिट बुक कर लीजिए। लेकिन वो वाला क्रेडिट आपका प्रोविजनल क्रेडिट बोला जाएगा, फाइनल क्रेडिट नहीं बोला जाएगा। इन फ्यूचर आपका सप्लायर जैसे ही टैक्स की पेमेंट कर देगा तो ये वाला क्रेडिट आपका फाइनल क्रेडिट मान लिया जाएगा और कोई भी अदर फॉर्मेलिटी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके सप्लायर ने टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को नहीं भरा, रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि रेसिपिएंट सुन, हमने जो तेरे को आईटीसी दिया था ना, वो आईटीसी हम तेरे से वापस ले लेंगे, वो आईटीसी हम तेरे से रिकवर कर लेंगे। तो आपको समझ आई कि दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक चल रहा है प्रोविजनल क्रेडिट, एक चल रहा है फाइनल क्रेडिट। प्रोविजनल क्रेडिट आप अवेल कर लो, प्रोविजनल क्रेडिट के बेसिस पर आपकी 16 सबसेक्शन 2 वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन में रिलैक्सेशन मिल गया, यानी कि अब आप क्रेडिट को बुक कर सकते हो, लेकिन वो क्रेडिट आपका फाइनल क्रेडिट नहीं है, वो प्रोविजनल क्रेडिट है। इन फ्यूचर उस गवर्नमेंट को लगा कि सप्लायर ने पैसा नहीं दिया तो गवर्नमेंट आपसे क्रेडिट जब्त कर लेगी, आपसे क्रेडिट वापस ले लेगी। ठीक है मैम, इतनी बात हमको समझ आ गई। अब सुनो आगे की बातें। मैम हमको ये बताइए, क्या 16 सबसेक्शन 2 जो बोलता है वो बात सही है या फिर जो सेक्शन नंबर 41 बोल रहा है वो बात सही है? पहला क्वेश्चन आप सबका मेरे पास आया कि मैम हम एग्जाम में क्या लिखें? हम एग्जाम में क्या ये लिख दें कि जब तक सप्लायर टैक्स का पैसा नहीं देगा रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा, या फिर हम अपने एग्जाम में ये लिखें कि सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशन पूरी तो करनी है पर सब्जेक्ट टू सेक्शन 41, यानी कि सप्लायर अगर अपने जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को नहीं दे रहा तब भी उसको आईटीसी तो मिल रहा है, तब भी उसको आईटीसी मिल जाएगा, बट उस वाले आईटीसी को प्रोविजनल आईटीसी बोला जाएगा, फाइनल आईटीसी नहीं बोला जाएगा। जी हाँ, आपको सेकंड बात एग्जाम में लिखनी है, आपको एग्जाम में लिखना है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशन पूरी करनी है सब्जेक्ट टू सेक्शन 41, सब्जेक्ट टू 41 जरूर लिखना है। इसका मतलब यही हुआ बाय चांस आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा, स्टिल आप अपना आईटीसी ले सकते हो, लेकिन उस आईटीसी को कौन सा आईटीसी बोला जाएगा? जल्दी से मैसेज करो।
उस आईटीसी को मैम बोला जाएगा प्रोविजनल आईटीसी। और लेकिन जब सप्लायर इन फ्यूचर में अपनी रिटर्न फाइल कर देगा तो उस आईटीसी को फाइनल आईटीसी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर अपनी रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स की रिकवरी कर लेगी, गवर्नमेंट हमसे आईटीसी की रिकवरी कर लेगी। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। ठीक है मैम, इतनी बात तो समझ आई। अब सुनो, जीएसटी का पोर्टल बना। अब देखो एग्जाम की बात मैं आप सबसे कर चुकी हूँ कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है, एग्जाम के लिए उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, एग्जाम में थ्योरेटिकल लाइफ चलती है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम में नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ का पता होना बहुत जरूरी है, वरना आपको मार्केट में कोई नहीं पूछेगा, वरना आपको कहीं कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल चीजें नहीं पता होगा। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा, चीजें पता होना बहुत जरूरी है। जीएसटी के अंदर जीएसटी का पोर्टल बना, जीएसटी का पोर्टल बना जीएसटीएन करके, काफी अच्छा खासा बना। गवर्नमेंट को तो अपने पोर्टल पर इतना प्राउड था, इतना प्राउड था, इतने भयानक भयानक प्रोविजन बना दिए, इतने भयानक भयानक प्रोविजन बना दिए गवर्नमेंट ने कि हाँ पोर्टल आएगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल की, सब कुछ पोर्टल कर लेगा। तो देखो गवर्नमेंट के माइंड में था कि ये जो जीएसटी का पोर्टल है ये कुछ ऐसा बनेगा कि मान लो हमने बोला कि 16(2) + 41 आप लगाओ, है ना, हमने बोला कि 16(2) + 41 आपने लगाओ। ये जीएसटी का पोर्टल है, यहाँ पर सप्लायर का अकाउंट भी होगा और यहाँ पर रेसिपिएंट का अकाउंट भी खुला होगा। ठीक है, अब 16(2) + 41 को माइंड में रखते हुए रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा। हालांकि अभी तक मान लो कि जो सप्लायर है उन्होंने जीएसटी का पैसा पे नहीं किया, लेकिन 41 को यूज करके रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी ले लिया। तो ये वाला आईटीसी कौन सा आईटीसी बोला गया, प्रोविजनल आईटीसी। तो गवर्नमेंट के माइंड में था कि ये पोर्टल कुछ ऐसा बनेगा कि ये सप्लायर को ढूंढेगा और पता करेगा कि सप्लायर ने जीएसटी का पैसा दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया होगा तो ये वाला जो हमने प्रोविजनल आईटीसी रेसिपिएंट को दिया था, ये आईटीसी हम रिकवर कर लेंगे, हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर इन फ्यूचर सप्लायर ने जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा तो ये वाला आईटीसी जो हम रेसिपिएंट को दे चुके थे, ये वाला आईटीसी फाइनल आईटीसी मान लिया जाएगा। ऐसी बात गवर्नमेंट के दिमाग में चल रही थी। पोर्टल आया, पोर्टल इस वाले काम को परफॉर्म ही नहीं कर पाया, पोर्टल अनेबल हो गया, पोर्टल ढूंढ ही नहीं पा रहा कि सप्लायर कौन सा है, सप्लायर ने पैसा पे किया कि सप्लायर ने पैसा नहीं पे किया। सप्लायर ये काम पोर्टल ये काम कर ही नहीं पा रहा है, पोर्टल हैंडीकैप्ड हो गया है इस सिचुएशन में। तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में कि ठीक है हमारा पोर्टल फॉर द टाइम बीइंग काम नहीं कर रहा, तो आप जितना भी आईटीसी बुक कर रहे हो सब अपना अपना आईटीसी बुक करते चले जाओ, बुक करते चले जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जीएसटी को आए, हालांकि अब 3 साल हो गए, लेकिन आज की डेट में भी लोगों को नहीं पता कि वो जो आईटीसी अवेल कर रहे हैं वो प्रोविजनल आईटीसी है या फिर फाइनल आईटीसी है। ये बात लोगों को आज भी नहीं पता, मुझे नहीं पता जो मैं अपना आईटीसी अवेल करती हूँ वो फाइनल आईटीसी है या फिर वो प्रोविजनल आईटीसी है, मुझे नहीं पता। एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि मेरा आईटीसी कैसा आईटीसी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल लाइफ आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ कितनी अलग चल रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्लियर लिखा है कि आपको सेक्शन 41 बोलता है कि पहले आईटीसी बुक कर लो, लेकिन वो आईटीसी प्रोविजनल है। इन फ्यूचर अगर सप्लायर ने पैसा भर दिया तो आईटीसी फाइनल बन जाएगा, सप्लायर ने पैसा नहीं भरा तो आईटीसी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन पोर्टल ढूंढ ही नहीं पा रहा कि किस सप्लायर ने जीएसटी का पैसा भरा, किसने जीएसटी का पैसा नहीं भरा।
ढूंढ के वो रेसिपिएंट से लिंकेज कर ही नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने अभी इस बात पर बिल्कुल अपना मुंह बंद कर रखा है। गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही किसी को जो आईटीसी अवेल कर रहा है। गवर्नमेंट नहीं बता रही कि वो प्रोविजनल आईटीसी है या फाइनल आईटीसी है। मे बी इन फ्यूचर अगर पोर्टल में ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया, पोर्टल हमारी अच्छी हो गई, तो गवर्नमेंट बोल दे कि ये सब प्रोविजनल आईटीसी है और रिट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है इस प्रोविजन को लगा दे और फिर लोगों से आईटीसी रिकवर करना शुरू कर दे अगर किसी ने गलत आईटीसी बुक कर लिया है। दैट मीन्स सप्लायर ने आईटीसी नहीं भरा बट तुमने आईटीसी अवेल कर रखा है। तो बेसिकली अब आपको पता लगा कि हमारी पोर्टल अभी भी कितनी अंडर डेवलप है, कितनी अंडर मैच्योर्ड है। ठीक है मैम, हमको ये बात समझ आ चुकी है। तो लेकिन एग्जाम पर्पज से आपको कोई टेंशन नहीं लेना, पोर्टल चल रही है कि नहीं चल रही, क्या हो रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलो कि ये जो सेक्शन 41 है इसमें आईटीसी जो आप बुक करते हो वो प्रोविजनल आईटीसी होता है और वो प्रोविजनल आईटीसी इन फ्यूचर फाइनल आईटीसी बनता है जब आपका सप्लायर गवर्नमेंट को पैसा भर देता है। तो बेसिकली आप मान के चलो यही आपका प्रोविजनल है, यही आपका फाइनल है। और तो और मजे की बात, ये सेक्शन नंबर 41, 42 है, ये एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ही इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो ये गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये एग्जाम के लिए भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट ने भी बोल रखा है कि एग्जाम में हम आपको 41, 42 ये सब नहीं पूछेंगे। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि 16(2) के साथ साथ हमेशा सेक्शन नंबर 41 लगेगा क्योंकि 16(2) तो एक कंडीशन बता रहा है, लेकिन सेक्शन नंबर 41 आपको उस कंडीशन में रिलैक्सेशन दे रहा है। वो बोल रहा है कि ठीक है आप अपना आईटीसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आईटीसी आपका फाइनल है, वही आईटीसी आपका प्रोविजनल है। क्योंकि अब हम प्रोविजनल अलग और फाइनल अलग नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये पिक्चर में ही नहीं है, ये सेक्शन 41, 42 पिक्चर में ही नहीं है। तो बस इतना मानो जो भी आप आईटीसी अवेल कर रहे हो फॉर द टाइम बीइंग वो आपका फाइनल आईटीसी ही रहेगा। ठीक है मैम, इतनी बात समझ आ गई। अब एक डाउट और मैम प्लीज हमारा बता दो कि मान लो मैम मान लो हमारा जो सप्लायर है उसने अपना टैक्स का पेमेंट नहीं किया, उसने अपना जीएसटी का पैसा नहीं दिया गवर्नमेंट को, तो क्या हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आईटीसी क्लेम कीजिए। अभी वही आईटीसी आपका प्रोविजनल है, फाइनल है, आप उसको फाइनल मान के ही क्लेम करो क्योंकि अभी गवर्नमेंट खुद क्लियर नहीं है इस चीज़ पर। तो आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इन फ्यूचर आपके घर में कोई आपसे पूछे, आपके नेबर आपसे पूछे कि हमारे सप्लायर ने तो रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, हमारे सप्लायर ने तो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को नहीं भरा, बताओ हमको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप बोल देना जी सर आप अपना आईटीसी ले लीजिए, आपको आईटीसी मिल जाएगा। 16(2) में कंडीशन जरूर है लेकिन 41 की रिलैक्सेशन भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इतनी बात आई होप सबको समझ आ गई हो। अब पूछो किसी का कोई डाउट है क्या? इतनी बात आप सबको समझ आ गई होगी। अब पूछो, आपके पास मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ 5-10 सेकेंड्स का, किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। वॉइस मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कीजिए, पूछिए अगर माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन चल रहा है तो। ब्रेक समझ के मत बैठ जाना, क्वेश्चंस पूछो, मैसेज करो, ब्रेक समझ के मत बैठ जाना। चलो जल्दी जल्दी से मैसेज करो, आप सभी जल्दी जल्दी से मैसेज करो, जल्दी जल्दी से अपने अपने डाउट्स पूछिए। मैं यहाँ पर लाइव हूँ तो इसीलिए हूँ ताकि आप डाउट्स पूछिए। डाउट्स नहीं आएंगे तो मे बी 2-3 दिन बाद फिर मैं ऐसे लाइव आना भी, फिर मैं नहीं वहाँ पे मैसेज इतना फिर इंपॉर्टेंस दूंगी देखने का। अभी तो मैं पूरा टाइम बैठती हूँ, जितना टाइम आप बैठते हो उतनी टाइम मैं बैठती हूँ, लेकिन मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स नहीं रिप्लाई कर रहे, नहीं आंसर्स दे रहे। ठीक है, फिर आप सब क्लास देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है, मैं भी यही मान लूँगी। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे से कनेक्ट रहो, रिप्लाई करो, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ आंसर्स करते रहो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक पर। न्यू टॉपिक इन द सेंस न्यू कंडीशन। 3 कंडीशन हो गई, डी बोले तो डॉक्यूमेंट, आर बोले तो गुड्स रिसीव, टी बोले तो टैक्स की पेमेंट। टैक्स की पेमेंट किसने की होगी? सप्लायर ने। आर से आता है रिटर्न फाइलिंग, आर से आता है रिटर्न फाइलिंग।
अब रेसिपिएंट को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई थी कि रेसिपिएंट को जो क्रेडिट मिलता है वो 3B में मिलता है। तो 3B जब वो फाइल करेंगे तो वो क्रेडिट अवेल कर लेंगे, 3B जब वो फाइल करेंगे तो वो क्रेडिट अवेल कर लेंगे। हालांकि थ्योरेटिकल लाइफ में हमें GSTR 2B फाइल करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो रही, लेकिन GSTR 2 एग्जाम में लिखना कि GSTR 2 और GSTR 3B दोनों को रेसिपिएंट फाइल करेंगे, तब रेसिपिएंट को ITC मिल जाएगा। ठीक है, ये तो थी हमारी कंडीशंस जो कि सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 में लिखी हुई थी। DRTR याद हो जाना चाहिए, DRTR। D बोले तो जल्दी से मैसेज करो डॉक्यूमेंट, R बोले तो गुड्स रिसीव, T मतलब टैक्स की पेमेंट और R की मतलब रिटर्न फाइलिंग। एक बार रिटर्न फाइलिंग सप्लायर कर रहे हैं, एक बार रिटर्न फाइलिंग रेसिपिएंट कर रहे हैं। रेसिपिएंट्स को गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, रेसिपिएंट्स के पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट। अब आती है मिसलेनियस कंडीशन। मिसलेनियस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखो। फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है पेमेंट मेड बाय supplier to the recipient value plus GST within 180 days from the date of invoice and बला बला बला। समझेंगे पहले कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जैसे कि मान लो मैं रेसिपिएंट हूँ, सामने वाला सप्लायर है, मैंने सप्लायर से AC खरीदा, मैंने AC खरीदा, मेरे पास AC की डिलीवरी आ गई, दैट मीन्स AC मेरे को रिसीव हो गया, तो मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मेरे पास AC का इनवॉइस भी है, मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ये जो सप्लायर थे उन्होंने रिटर्न की फाइलिंग भी कर दी, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। रिटर्न की फाइलिंग मैंने भी कर दी, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मुझे ITC मिल गया, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपको ITC मिल जाएगा। तो जैसे ही ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बीइंग अ रेसिपिएंट मेरे को ITC मिल गया, मेरे को ITC मिल गया। लेकिन जो मैंने AC खरीदा था 60,000 रुपीज़ का, मैंने उसका पैसा अभी तक नहीं दिया। मैंने बोला उधार पे दे दो ना, अभी थोड़ा सा पैसे का शॉर्टेज चल रहा है, थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है, अभी पैसा वैसा नहीं है, पर गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लीज़ सप्लायर जी मेरे को एक OAC दे दो उधार पे। जैसे ही मेरा पैसा वैसा पीछे से आना शुरू होगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, मैंने ये चीज़ बोली। ठीक है, लेकिन वो पेमेंट गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने 180 दिन के अंदर अंदर नहीं की तो जो ITC आपने अवेल किया था वो ITC हम आपसे वापस छीन लेंगे। देखा गवर्नमेंट कितना छीना छानी वाली बातें करती है। गवर्नमेंट बहुत छीना छानी वाली बातें करती है। गवर्नमेंट देने वेने वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती है, गवर्नमेंट तो छीनने वाली बातों में इंटरेस्ट लेती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्लॉज डाला गया उस पर पेमेंट पर कंट्रोल किया गया है कि रेसिपिएंट आपको 180 दिन के अंदर अंदर अपने सप्लायर को पेमेंट करना होगा। अगर आपने 180 दिन के अंदर अंदर अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो जो भी ITC आपने अवेल किया था रेसिपिएंट जी, हम आपसे सारा ITC रिकवर कर लेंगे, हम आपसे ITC रिकवर कर लेंगे। ठीक है मैम, इतनी बात समझ आ गई, बट मैम इस पे भी हमारे माइंड में छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाए, जैसे कि अगर ये 180 दिन में पेमेंट ना करे तो क्या होगा? गवर्नमेंट आपसे ITC रिकवर कर लेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन मैम ये झूठ बोल दे कि इसने पेमेंट कर दी है, ये ऐसे ऐसे झूठे ये और ये सप्लायर दोनों मिल जाएं, ये आपस में कोई झूठी मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स बना लें, कोई भी ऐसे कैश में फिगर दिखा दें, कैश में एक डमी एंट्री डाल दें, तो देखो डाल देंगे, गवर्नमेंट का क्या जाएगा? गवर्नमेंट का तो नहीं जाएगा। सप्लायर लेकिन ऐसी हरकत में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सप्लायर कभी भी रिसीव की एंट्री नहीं डालेगा झूठी, क्योंकि उसको तो रिसीव ही नहीं हुआ और एक बार एंट्री उसने डाल दी तो फिर तो रेसिपिएंट उसको कभी भी देने वाला नहीं है। तो ऐसी हरकत कभी भी सप्लायर नहीं करने देगा। तो बेसिकली ये एक तरह का कंट्रोल लगाया गया है। इस कंट्रोल के पीछे का लॉजिक गवर्नमेंट ही जानती है कि ये पेमेंट का कंट्रोल क्यों लगाया। ऐसे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होगा, बस गवर्नमेंट चाहती होगी टाइमली पेमेंट मिल जाए, टाइमली इनवॉइस हो जाए,
तो होता है ना, काफ़ी सारे हमने केसेस पढ़े थे कि टाइम ऑफ सप्लाई में हम पेमेंट को भी कंसीडर करते हैं कि पेमेंट अगर जल्दी आती है तो टाइम ऑफ सप्लाई भी जल्दी निकलता है इन केस ऑफ सर्विस। तो वही सारी चीज़ें गवर्नमेंट के माइंड में रही होगी। तो बेसिकली कंट्रोल करने के तरीके हैं ये, और कुछ नहीं। अब सुनो, 4 कंडीशन पूरी हैं, लेकिन 180 दिन के अंदर अंदर रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो फिर आईटीसी रेसिपिएंट से छीन लिया जाएगा। छीन लिया जाएगा मतलब उसका जो आउटपुट टैक्स होगा उतना अमाउंट उसमें ऐड कर दिया जाएगा, विद इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। यानी कि मान लो आपने 200 रुपये का आईटीसी अवेल किया था, तो जो भी आपका आउटपुट टैक्स बन रहा होगा उसमें ये 200 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे, प्लस इस पे इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा। मैम एक चीज़ बताइए, ये जो 180 दिन काउंट किए जाएंगे ये कहाँ से किए जाएंगे? ये 180 दिन काउंट किए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मीन जिस दिन आपने सप्लायर से इनवॉइस लिया उस दिन से 180 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको ये 180 दिन वाली कंडीशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से हैं वो 3 केस? एक है आरसीएम वाला केस। आपने आरसीएम के अंदर में सप्लाई लिया, आरसीएम के अंडर में आप सप्लाई ले रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है हम ऐसा मान लेंगे कि आपने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया है। चाहे आपने नहीं भी किया होगा ना, तब भी हम मान लेंगे कि आपने ये कंडीशन पूरी कर दी है। आरसीएम के अंदर हम रेसिपिएंट पर 180 डेज वाला कोई भी बर्डन नहीं डालेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट की सप्लाई आप सबने पढ़ी थी, शेड्यूल 1 मैंने पढ़ाया था। जिसने नहीं पढ़ी हो वो टेंशन मत लेना। यानी कि ऐसी सप्लाई जिसमें बदले में कोई भी कंसिडरेशन आपसे चार्ज नहीं किया गया। मान लो मैं रेसिपिएंट हूँ, मैंने सामने वाले से एसी खरीदा और वो एसी मुझे सप्लायर ने बोला कि ठीक है आप मेरे रिलेटिव हो, फ्री में ही लेके जाओ ना, क्या पैसे वैसे की बात करनी, अच्छा नहीं लगता रिश्तेदारी में पैसे वैसे की बात करना, आप ले जाओ, आप ऐसे ही ले जाओ। तो उन्होंने एसी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो अब 180 दिन की पेमेंट वाली प्रोविज़न मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगी ही नहीं, क्योंकि मेरे को पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आती है कुछ एडिशनल वैल्यू। एडिशनल वैल्यू मान लो कि मेरे को कोई पैसा पे करना था, मुझे सप्लायर के बिहाफ पर कोई पैसा पे करना था, तो वो पैसा मैंने पे कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है उसमें भी आपको 180 दिन मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सप्लायर है, मैंने सप्लायर को बोला कि मेरे को 1 लाख रुपए का फर्नीचर चाहिए। सप्लायर ने मेरे को जो इनवॉइस बनाया वो कितने का बनाया था? 1 लाख रुपए का बनाया था, ठीक है। लेकिन सप्लायर ने मुझसे कहा कि हमारी शॉप पर टेलीविज़न नहीं है, टीवी नहीं है, तो टीवी हम आपको किसी वेंडर के थ्रू भेज रहे हैं और उस वेंडर को आप मेरे बिहाफ पर 30,000 रुपये दे देना, ठीक है। तो इनवॉइस तो मुझे सप्लायर से मिला था, 1 लाख रुपए का मिला था। अब ये जो 30,000 रुपये जो मैंने वेंडर को दिए वो मैंने किसके बिहाफ पर दिए? मैंने सप्लायर के बिहाफ पर दिए। वेंडर ने 30,000 रुपये का इनवॉइस मुझे नहीं दिया, वेंडर ने 30,000 रुपये का इनवॉइस किसको दिया? सप्लायर को दिया। अब सप्लायर उस पर क्या क्लेम करेगा? आईटीसी क्लेम करेगा। सप्लायर उस पर आईटीसी क्लेम करेगा क्योंकि सप्लायर टीवी के लिए क्या बन गया? रेसिपिएंट बन गया। तो अब वो पेमेंट मैंने की है, लेकिन सप्लायर के केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सप्लायर को अननेसेसरीली देखने की ज़रूरत नहीं है आईटीसी क्लेम करते टाइम कि 180 दिन में रेसिपिएंट ने उसके बिहाफ पर टीवी वेंडर को पैसा दिया कि नहीं दिया। तो टोटल 3 बातें ऐसी हैं जो कि एक्सेप्शन में डाल दी गई हैं। हालांकि जब भी रेसिपिएंट पेमेंट करेंगे तो उनको 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। 180 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो ये पैसा उनसे छीन लिया जाएगा, आईटीसी का पैसा उनसे छीन लिया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा पैसा जो अंडर आरसीएम पे करना था, तो उसमें 100 दिन की टाइम वाली जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट की सप्लाई पे 180 दिन की टाइम वाली लिमिट नहीं मानी जाएगी। अगर रेसिपिएंट ने कोई भी पैसा सप्लायर के बिहाफ पर पे किया है, तो बेसिकली सप्लायर उस वाली ट्रांजैक्शन के लिए रेसिपिएंट था, तो सप्लायर अपना आईटीसी अवेल कर सकता है। तब सप्लायर को 180 दिन वाली कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो
अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, आईटीसी क्लेम विद इन टाइम ड्यू। ये देखो ये कंडीशन क्या है, पहले इस कंडीशन को समझो फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। मान लो मैंने 16 सबसेक्शन 2 वाली चारों कंडीशन पूरी कर दी, मैंने चारों कंडीशन पूरी कर दी 16 सबसेक्शन 2 वाली, ठीक है मैम आपने कर दी सारी कंडीशन पूरी, हम ऐसा मान रहे हैं। तो क्या अब मैं आईटीसी अवेल करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, जल्दी से मैसेज करो। अगर मैं 4 कंडीशन पूरी कर देती हूँ तो क्या मुझको आईटीसी मिलेगा? मैसेज करो। जी मैम अगर आप 16(2) वाली चारों कंडीशन को पूरा कर देते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्या ये आईटीसी मैं अभी के अभी लूँ? आज मुझे आईटीसी लेना था, ठीक है, आज मेरी चारों कंडीशन पूरी हो गई, आज ही मुझे आईटीसी लेना था, तो क्या मैं आज ही के दिन आईटीसी लूँ? हाँ मैं आज ही के दिन आईटीसी लूँ। लेकिन अगर क्या होगा मैं आज के दिन आईटीसी लेना भूल जाऊँ, मेरे दिमाग से ही निकल जाए कि मुझे आईटीसी लेना है, क्या होगा फिर? हालांकि कोई अपना लेने वाला पैसा भूलता नहीं है, कोई नहीं भूलता है जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन आईटीसी अभी सब पोर्टल पे है, कौन इतना ध्यान रखता है कि कब लेना है। तो मान लो अगर मैं आज लेना भूल गई तो क्या इन फ्यूचर मुझे कभी आईटीसी नहीं मिलेगा? तो लॉ मेकर बोल रहे हैं कि आपको इमीडिएटली आईटीसी लेना बनता है। आप ले लो, अच्छी बात है, अगर नहीं भी लोगे तो हम आपको ये टाइम लिमिटेशन दे रहे हैं, इतने टाइम पीरियड में आप ये आईटीसी अवेल कर लेना। अगर आप ये आईटीसी अवेल कर लेते हो इतने टाइम पीरियड में तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन ये वाला पीरियड एक्सपायर होने के बाद आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर आप रोना मत कि हमारी तो 16(2) वाली सारी कंडीशन पूरी थी, हमने तो पेमेंट भी कर रखी थी, फिर भी हमको आईटीसी नहीं मिल रहा। फिर आप रोना मत, क्योंकि हमने आपको टाइम लिमिट दे दी है। इस टाइम लिमिट के अंदर रह के आईटीसी ले लो। ये टाइम लिमिट खत्म हो गई तो इसके बाद आपका आईटीसी मारा जाएगा, आपका आईटीसी खत्म हो जाएगा, आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। ठीक है मैम, ये टाइम लिमिटेशन क्या बताती है? देखो टाइम लिमिटेशन को समझेंगे कि ये टाइम लिमिटेशन क्या बताती है। इस टाइम लिमिटेशन में क्या है, कितने पीरियड के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। देखो इसमें है कि मान लो जिस टाइम पर आपने अपने रिसीप्ट सप्लायर से इनवॉइस लिया, जिस दिन आपने सप्लायर से इनवॉइस लिया, जिस मंथ में इनवॉइस लिया, जिस मंथ में आपने इनवॉइस लिया, वो मंथ वाला ईयर जिस दिन खत्म होगा। अभी कोई अपने माइंड में क्वेश्चन मत रखना, कोई कुछ टाइप मत करना, अभी जस्ट सुनो, धीरे धीरे अपने आप क्वेरीज आपकी कम हो जाएंगी, बाद में आपको 5 सेकंड मिल जाएगा। ये बोला गया कि आप जिस मंथ में इनवॉइस रेज करोगे उस मंथ का ईयर जिस दिन फिनिश हो रहा होगा, जिस दिन वो ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उस ईयर के पूरा होने के बाद जब सितंबर मंथ आएगा तो सितंबर मंथ के रेगुलर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, सितंबर मंथ की रेगुलर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट। अब आप सब मुझे बताओ सितंबर मंथ की जो रिटर्न है वो कब जाएगी? रेगुलर रिटर्न 3B होती है, सितंबर मंथ की 3B गवर्नमेंट को कब भरी जाएगी? जल्दी से अब मैसेज करो। मैम सितंबर मंथ की जो 3B होगी वो गवर्नमेंट को जाएगी 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर जो होगा वो क्या होगा? ड्यू डेट हो जाएगी, यानी कि लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जिस मंथ में आपने इनवॉइस रेज किया उस मंथ का जो साल है वो खत्म होने के बाद जो भी सितंबर मंथ आएगा उस सितंबर मंथ की ड्यू डेट ले लेना, यानी कि 20 अक्टूबर ले लेना, और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग ले लेना।
जिस दिन आपने अपनी जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइलिंग करी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्चुअल डेट, यहाँ पर ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्चुअल डेट। मतलब कि जिस दिन आप अपनी एक्चुअल में एनुअल रिटर्न फाइल करोगे वो डेट और 20 अक्टूबर दोनों को कंपेयर कर लेना। दोनों में से जो घटना पहले घटित हो जाएगी वही डेट होगा आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट। उस दिन तक आपको अपना आईटीसी क्लेम करना होगा। अगर उस दिन तक आप सभी अपना आईटीसी क्लेम कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस दिन तक आप सबने अपना आईटीसी क्लेम नहीं किया तो आपका आईटीसी एक्सपायर हो जाएगा, मार दिया जाएगा, फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है मैम। अब देखो एक एक करके आप सबके डाउट्स में टैकल करूंगी, खुद से करूंगी। अभी जो जो आपके माइंड में आ रहा है सब मैं यहाँ पर बताती चली जाऊंगी। फिर भी कोई एक्स्ट्रा कोई डाउट बच जाए तो प्लीज मेरे को मैसेज टाइप करना, बट अभी नहीं। यहाँ पर बोला गया है कि एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग और सितंबर मंथ की ड्यू डेट को आपको कंपेयर करना है। तो सितंबर मंथ की रेगुलर रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 अक्टूबर। और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जिस दिन आप एक्चुअल में भरोगे वही डेट ले लेना और उन दोनों को कंपेयर कर लेना। इन दोनों में से जो घटना पहले घटित हो जाएगी वही डेट होगी आपकी आईटीसी को अवेल करने की लास्ट डेट। ठीक है मैम। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग होती है उसकी ड्यू डेट क्या होती है, लास्ट डेट क्या होती है। उसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर, ये होती है लास्ट डेट। तो क्या आप इससे पहले रिटर्न नहीं भर सकते हो, क्या आप इसके बाद रिटर्न नहीं भर सकते हो? जी हाँ बिल्कुल भर सकते हो, पेनल्टीज वगैरह लगेंगी वो अलग बात है, बट आप भर तो सकते ही हो ना। तो जिस दिन आप एक्चुअल में फाइल कर रहे हो वो वाली डेट ले लेना, तो वो वाली डेट ले लेना। हो सकता है ये एक्चुअल में फाइलिंग वाली डेट 30 दिसंबर हो सकता है ये 15 सितंबर हो, कोई भी डेट हो सकती है। और ये वाली डेट तो आपकी फिक्स ही रहेगी। ये वाली डेट क्या रहेगी आपकी, 20 अक्टूबर, ये हमेशा रिजिड रहेगी। बट ये वाली डेट आपकी चेंज होती रहेगी क्योंकि पता थोड़ी आप किस दिन एक्चुअल में एनुअल रिटर्न फाइल करोगे। तो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट और ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ के रिटर्न फाइलिंग की दोनों को कंपेयर करना है। तो पहला डाउट सबका क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल डेट और ड्यू डेट में डिफरेंस है। ड्यू डेट 31 दिसंबर है, एक्चुअल डेट हो सकता है 31 दिसंबर हो सकता है इससे पहले आए, हो सकता है इसके बाद में आए। दैट मीन्स जब वो रेसिपिएंट अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा होगा वही डेट एक्चुअल डेट मान ली जाएगी। ठीक है मैम। अब आओ इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझ लो। चलो अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लिखो, ये रहा। एग्जाम्पल में बोला गया है कि इनवॉइस जो रेज हुआ है किसी भी सप्लाई का, वो हुआ है जून 2019 ले लो। जून 2019 को एक इनवॉइस रेज हुआ, ठीक है, जून 2019 को इनवॉइस रेज हुआ। आप सब मुझे बताओ कि ये कौन सा ईयर हुआ। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना CA CMA स्टूडेंट से, ये कौन सा ईयर है, जल्दी से मैसेज करो। मैम ये जो ईयर है ये है 1920, ठीक है, यानी कि 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 ये वाला ईयर है। इस ईयर में आपका क्या इशू हुआ है, इनवॉइस इशू हुआ है। जून के महीने में इनवॉइस इशू हुआ है। अब मैंने क्या बोला, जिस दिन ये ईयर खत्म हो रहा हो उसके बाद जो भी सितंबर मंथ आएगा, तो इसके बाद सितंबर मंथ कब आएगा, सितंबर मंथ आएगा 30 सितंबर 2020 में। ठीक है मैम। अब 30 सितंबर 2020 की रिटर्न कब जाएगी, ड्यू डेट क्या होगी, 20 अक्टूबर 2020। ठीक है मैम। तो ये तो आपको पता चल गया ड्यू डेट ऑफ रेगुलर रिटर्न फाइलिंग। अब आपको क्या चाहिए, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट। तो इस वाले ईयर की एनुअल रिटर्न फाइलिंग की
एक्चुअल डेट क्या होगी? एक्चुअल डेट क्या होगी? एक्चुअल डेट होगी 31 दिसंबर 2020। ये इसकी एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होगी। जी हाँ, अब ये तो एक्चुअल मैंने मान लिया कि जो इनकी ड्यू है वही एक्चुअल है। हो सकता है ये डेट चेंज हो जाए, मेरे केस में मैं मान के चल रही हूँ यही एक्चुअल है और यही ड्यू डेट है। तो इन दोनों में जो भी अर्लियर आएगा वही आपकी लास्ट डेट होगी आईटीसी को अवेल करने की। ठीक है, अब मान लो ये एक्चुअल डेट आपकी होती है 15 सितंबर। 15 सितंबर मान लो, जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट में आपने एक्चुअल जो रिटर्न फाइल किया वो 15 सितंबर को कर दी। तो अब मुझे बताइए लास्ट डेट ऑफ आईटीसी अवेल क्या होगी? मैम अब हम कंपेयर करेंगे 15 सितंबर और 20 अक्टूबर को। तो जो हमारी डेट निकल के आएगी वो निकल के आएगी 15 सितंबर। ठीक है, अब मान लो जो आपने एनुअल रिटर्न जो फाइल की है वो आपने फाइल की है 24 अक्टूबर को। तो बताओ आईटीसी की लास्ट डेट क्या होगी? मैम आईटीसी अवेल करने की लास्ट डेट होगी 20 अक्टूबर। तो आप समझ रहे हो ना, 20 अक्टूबर को कंपेयर करना है एक्चुअल में एनुअल रिटर्न फाइलिंग के साथ। चलो इतनी बात अब मैं मानती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी और ये वाली कथा अब थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लिमिटेशन पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि आईटीसी क्लेम विद इन टाइम। आईटीसी आपको विद इन टाइम क्लेम करना होगा। कितने टाइम में आईटीसी आपको क्लेम करना होगा? तो उसके लिए लिखा है ड्यू डेट और रिटर्न ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट इज 20 अक्टूबर। जिस ईयर में आपने इनवॉइस रेज किया उस ईयर के एंड होने के बाद जो भी सितंबर का मंथ आएगा उसकी ड्यू डेट जो भी होगी रिटर्न की दैट मीन्स 20 अक्टूबर। और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट, ये कीवर्ड याद रखना, यहाँ पर एक्चुअल डेट है और यहाँ पर ड्यू डेट है। इन दोनों को आपको कंपेयर करना होगा। विच एवर इज अर्लियर शैल बी द डेट ऑफ आईटीसी क्लेम। नो लिमिट फॉर री अवेलिंग रिवर्सल आईटीसी। ये मैंने यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट कर रखी है, इसको समझाती हूँ क्या होगा। ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है। अभी सेक्शन नंबर 16 पढ़ाऊंगी, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो मैं आपको पढ़ाऊं और आपको ना आता हो। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको जो आईटीसी है वो 4 कंडीशन पूरा करके मिलता है। 4 कंडीशन आपने पूरी कर दी तो विद इन टाइम, ये वाले टाइम को देख लेना और आप आईटीसी अपना अवेल कर लेना। ठीक है, लेकिन मान लो आपकी कंडीशन पूरी हो गई थी और आपने भी आईटीसी विद इन टाइम अवेल कर लिया था, लेकिन इन फ्यूचर आईटीसी की रिकवरी कर ली गई बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि आपने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया था। जब आप 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपका आईटीसी रिकवर करेगी या नहीं? बताओ। यस मैम, गवर्नमेंट हमारा आईटीसी रिकवर करेगी, लेकिन आप क्या करोगे? बाद में पेमेंट कर दोगे, है ना। पहले तो गवर्नमेंट ने आपका आईटीसी रिकवर कर लिया, लेकिन फिर आप पेमेंट कर देते हो, लेकिन फिर आप क्या करते हो? अपने सप्लायर को पेमेंट कर दोगे तो गवर्नमेंट आपको वापस आईटीसी दे देगी, गवर्नमेंट आपको आईटीसी वापस दे देगी। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो आप आईटीसी रीअवेल कर रहे हो, यानी कि हमने कोई आईटीसी आपसे रिकवर कर लिया, फिर आपने अपनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और आईटीसी हमसे रीअवेल किया, तो रीअवेल का आईटीसी आप कभी भी बुक कर सकते हो। आपके ऊपर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये जो टाइम लिमिटेशन है ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये टाइम लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ फ्रेश आईटीसी में आपके ऊपर अप्लाई होगी, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश आईटीसी में। जो आप फर्स्ट टाइम अपना आईटीसी बुक कर रहे हो उसमें ये टाइम लिमिटेशन है, लेकिन आपने कोई आईटीसी बुक किया, वो आईटीसी गवर्नमेंट ने आपसे रिकवर कर लिया, लेकिन आप उस आईटीसी को रीअवेल कर रहे हो, तो उस आईटीसी को आप कभी भी रीअवेल कर सकते हो। फिर आपके ऊपर कोई भी टाइम लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होगी और सभी बोलेंगे जय माता दी। बोलते रहिए, बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बातें होती हैं, चीज़ें इतनी फास्ट समझ आना शुरू हो जाएंगी, बिलीव मी।
पर कोई ये मत करना कि पढ़ाई छोड़ के पूरा दिन ही बोलते रहो, पूरा दिन ही बोलते रहो, मैम ने तो कहा था चीज़ें समझ आएंगी। बट चीज़ें समझना भी ज़रूरी होता है। भगवान भी आपका साथ सिर्फ तब देखते हैं जब आप खुद अपना काम कर रहे हो। आप अपना काम नहीं करोगे, सिर्फ आप जाप करते रहोगे, मंत्र फूकते रहोगे, तो भगवान भी साथ नहीं देंगे। आप अपना काम करो, काम के साथ साथ भगवान को याद करो, फिर भगवान देखो कैसे आपका साथ देते हैं। चलो नेक्स्ट, विच एवर इज ये लिखा, नो टाइम फॉर री अवेलिंग रिवर्सल आईटीसी। कोई आपका आईटीसी था जो कि गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया था, लेकिन आप उस आईटीसी को री अवेल कर रहे हो, तो उस पर कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। एक और पॉइंट, अच्छा पहले मुझे बताओ ये चार्ट में आपको मजा आया या नहीं? ये चार्ट एक रामबाण है। मैंने इस चार्ट का यूज करके आपको पूरा सेक्शन नंबर 16 पढ़ा डाला, और अभी मैं सेक्शन नंबर 16 दिखाऊंगी। आप देखोगे कितना फैला हुआ है। हालांकि मैंने उसको नोट्स में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है, बिल्कुल भी वो फैला नहीं लगेगा। बट स्टडी मैट वगैरह मत खोलना, बहुत फैला रखा है, इवन मैं भी नहीं खुलवाऊंगी। आप नोट्स करो, बहुत फुल फ्लेज, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइदर आईटीसी और डेप्रिसिएशन। चलो इस चीज को समझते हैं। आपने कोई गुड्स परचेज किया, मान लो वो गुड्स में आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया। प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है। अब उस 1 लाख रुपए पर आपने जीएसटी भी भरा होगा 18%, 18,000 रुपए का। तो टोटल वैल्यू आपने कितनी दी? आपने टोटल वैल्यू दी 1,18,000 रुपए। अब आपको इस 18,000 रुपए का क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मशीनरी को लेके आप अपने बिजनेस में आ गए हो, तो अब आप सब मुझे अपना कॉमन सेंस यूज करके प्लीज बताइए कि जो डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा वो किस वैल्यू पर लगाया जाएगा, 1 लाख रुपए पर या फिर 1,18,000 रुपए पर? जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि ये जो आप लगाओगे ये किस वैल्यू पर लगाओगे, 1 लाख रुपए पर या फिर 1,18,000 रुपए पर? मैम ये जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा ये लगाया जाएगा 1 लाख रुपए पर, ठीक है, वेरी गुड। जिसने भी ये आंसर दिया था उसको वेरी वेरी गुड। ऐसा क्यों? लॉ मेकर ने लॉ बनाते टाइम जीएसटी में लिख दिया कि या तो आप जीएसटी का क्रेडिट ले लो या फिर आप डेप्रीसिएशन ले लो। आपको हम एक ही चीज पर ड्यूअल बेनिफिट्स नहीं देंगे, या तो आप आईटीसी का बेनिफिट ले लो या फिर आप डेप्रीसिएशन का बेनिफिट ले लो। अगर आप आईटीसी अवेल नहीं करोगे तो आप डेप्रीसिएशन लगाओगे 1,18,000 रुपए पर, लेकिन अगर आप आईटीसी का क्रेडिट अवेल कर लेते हो तो आप डेप्रीसिएशन लगाओगे 1 लाख रुपए पर। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको एक बार में एक ही चीज मिलेगी, या तो आप आईटीसी का क्रेडिट ले लो। अगर आप आईटीसी का क्रेडिट ले लोगे तो आईटीसी का कंपोनेंट हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उतने पर आपका डेप्रीसिएशन लगेगा। लेकिन अगर आप आईटीसी का क्रेडिट नहीं लेते हो, जो भी आपने जीएसटी के टैक्सेस पे किए थे उन सभी टैक्सेस को वैल्यू में ऐड कर लेना, कैपिटलाइज्ड मान लेना और टोटल वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन लगा लेना। बहुत छोटी सी बात थी हालांकि। चलो एक पॉइंट मैं आपको और कराऊंगी, उसके बाद हमारा चार्ट खत्म हो जाएगा। हालांकि वो पॉइंट चार्ट में मैंने नहीं लिखा है, वो पॉइंट मैंने चार्ट के बाहर लिखा हुआ है। चार्ट में उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं लग रही थी, बट उसको अभी समझा। सुनो अब इस केस को, आपने कोई जीएसटी का पैसा पे नहीं किया, ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया, जीएसटी के ऑफिसर ने, और आपको बोला कि आपने जीएसटी का पैसा क्यों नहीं पे किया था, आपको तो जीएसटी पे करना बनता था लेकिन आपने जीएसटी क्यों नहीं पे किया। तो आपको ऑफिसर ने बोला कि आपने जीएसटी क्यों नहीं पे किया, चलिए बताइए। अगर आपने ड्यू टू रीजनेबल
रीजनेबल सिचुएशन, अगर आपने जीएसटी पे नहीं किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जीएसटी पे कर दो और अब आप आईटीसी ले लो, क्योंकि जेन्युइन रीज़न था, आपको पता ही नहीं था कितना रेट लग रहा है, या फिर लॉ में कोई साइट इशू आ गया था, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपने जीएसटी पे नहीं किया ड्यू टू रीजनेबल इश्यूज़। लेकिन अब आपने दूसरी सिचुएशन होगी, जीएसटी पे नहीं किया, ऑफिसर को आपने पकड़ लिया और ऑफिसर को पता लगा आप फ्रॉड करना चाहते थे, आपने जानबूझकर विलफुली आपने जीएसटी का पैसा पे नहीं किया था, तो उस केस में ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर जनरेट कर दिया। जब वो ऑर्डर आपके हाथ में आया तो अब आपको जीएसटी की लायबिलिटी गवर्नमेंट को भरनी पड़ गई, तो अब आपको जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को भरना पड़ा होगा। लेकिन लॉ मेकर ने बोला ये जो विलफुल मिस्टेक्स की वजह से, फ्रॉडुलेंट मिस्टेक्स की वजह से आपने जीएसटी का पैसा नहीं भरा था, जीएसटी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे बोलने पर आपको भरना पड़ रहा है, तो हम इसका आईटीसी आपको नहीं देंगे। यानी कि आपको समझ आया, अगर आपने कोई जीएसटी की चोरी करने की कोशिश की है, ऑफिसर आपसे जानबूझ के फिर बोलेगा कि चलो चलो आप पैसा जीएसटी का भरो, तो आपको भरना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने टैक्स दिया लेकिन अब आपको कोई आईटीसी उस पैसे का नहीं मिलेगा। चलिए, इतनी सी बात थी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 16 पर, जो कि अब मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अब देखो मैं आपको कितना सारा डिटेल में समझा चुकी हूँ, अब बस हमको एक बार सेक्शन नंबर 16 ख़त्म करना है। आज ही करेंगे, आज की क्लास में ही करेंगे, बहुत मज़े से करेंगे। देखो काफ़ी लंबा है ये, लेकिन बिलीव मी आपको हर एक चीज़ आती है, आपको छोटी से छोटी चीज़ आती है। चलिए, सेक्शन नंबर 16 एलिजिबिलिटी बताता है आपको एंड कंडीशंस बताता है फॉर टेकिंग आईटीसी। ठीक है, सब सेक्शन 1 में आप सबने पढ़ा था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। उन रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी का क्रेडिट सिर्फ तभी मिलेगा जब वो गुड्स और सर्विसेज को अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हो। तो इसमें भी यही लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन as may be prescribed and in the manner specified in section number 49 be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of business, and said amount shall be credited to the e-credit ledger of such person। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने उस पर जीएसटी का पैसा भरा, अब वो जो क्रेडिट है वो मेरे को मिल जाएगा, वो क्रेडिट मेरे ई क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, फिर मैं उस ई क्रेडिट लेजर में से अपना आउटपुट टैक्स सेट ऑफ कर लूँगी। लेकिन इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 41 सेक्शन हम पढ़ेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई हैं, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन एंड ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। तो जो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन है ना, कि पहले कौन सा आईजीएसटी यूज़ करो, पहले आईजीएसटी यूज़ करो, फिर सीजीएसटी यूज़ करो, फिर एसजीएसटी यूज़ करो, ये सारी बातें सेक्शन नंबर 49 में लिखी हैं, जो कि हम पढ़ेंगे रिटर्न के चैप्टर में। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 और कुछ नहीं बोलता, बस इतना बोलता है कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने गुड्स और सर्विस लिया, आपने उस पर जीएसटी का पैसा भरा, तो हम जीएसटी के पैसे का आपको क्रेडिट देंगे, लेकिन वो जीएसटी के जो आपने गुड्स और सर्विसेज अवेल किए वो आपने यूज़ किया हो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। चलो मैं आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, चलिए आंसर्स कीजिएगा। जीएसटी में मैंने सीजीएसटी दिया, एसजीएसटी दिया, ये मैंने दिया था, इनपुट टैक्स दिया था, है ना, जब मैंने परचेज किया था तो मैंने एज अ इनपुट टैक्स ये दोनों टैक्सेस पे किया, क्या मुझे क्रेडिट मिल जाएगा? जी हाँ मैम, आपको दोनों चीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा बताइए, मैंने जब गुड्स को इम्पोर्ट किया होगा तो मैंने आईजीएसटी पे किया होगा और कस्टम ड्यूटी पे किया होगा, आईजीएसटी पे किया होगा और कस्टम ड्यूटी पे किया होगा, क्या मुझे दोनों का क्रेडिट मिलेगा या फिर सिर्फ आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? जल्दी से मैसेज कीजिए। मैम आपको ना सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ उनके मिलते हैं जो बातें जीएसटी एक्ट में है, जीएसटी वाले टैक्सेस का क्रेडिट मिलता है, अदर किसी का क्रेडिट आपको नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट, नॉट विद स्टैंडिंग सबसेक्शन 2 आ गया। सबसेक्शन 2 आपको क्या बताएगा?
कंडीशंस बताएगा जो कि हमें ऑलरेडी आती हैं, DRTR। एक चीज़ यहाँ पर लिख देती हूँ, जब आप सेक्शन 16 पढ़ोगे, हालांकि ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट नहीं थर्ड फोर्थ पेज है आपको जो मिला है नोट्स का, उसमें भी लिखा है कि जब हम सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो हम रूल 36 एंड 37 के साथ पढ़ेंगे। ठीक है मैम। अब आओ सबसेक्शन 2, ये लिखा हुआ है सबसेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं है। No registered person shall be entitled to the credit of input tax in respect of any supply of goods or services both to him unless, मतलब वो बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में कुछ भी लिखा हो, चाहे भले ही वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे भले ही वो गुड्स और सर्विसेज को बिजनेस के लिए ले रहा हो, लेकिन उसको ITC तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो ये 4 कंडीशन पूरी नहीं करेगा। 4 कंडीशन, पहली कौन सी थी? डी बोले तो डॉक्यूमेंट। उसकी पोजीशन में क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए जो कि किसी रजिस्टर्ड सप्लायर ने इश्यू किया होगा, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। तो मैंने साथ में लिख दिया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनके नाम ये रहे। हालांकि ये 6 नेम्स अब आपको आते हैं। इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, self invoice under RCM, debit note issued by the supplier, bill of entry in case of import, revise invoice in case of input service distributor। कौन सा invoice लगता है? ISD invoice। प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, कौन कौन से पर्टिकुलर्स उस इनवॉइस में होने चाहिए, ये बात भी कहाँ पे लिखी है? रूल्स में। जब आपको वर्ड प्रिस्क्राइब्ड मिल जाए तो समझ जाना कि ये चीज़ प्रिस्क्राइब्ड हो रखी है रूल्स में। द डॉक्यूमेंट बेसिस विच ITC इज बीइंग टेकन शुड कंटेन एट लीस्ट द फॉलोइंग डिटेल्स। आप सबको पता है कि हमारा डॉक्यूमेंट यानी कि इनवॉइस अगर डिफेक्टिव होता है तो ITC नहीं मिलता, लेकिन अगर उस इनवॉइस पर ये 6 पॉइंट्स हैं तो ITC मिल जाएगा। ये 6 पॉइंट कौन से? GSTN ऑफ सप्लायर, GSTN ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड। अच्छा ये मेरे को बताओ, ऐसा लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि ये सब अब हमको आता है। हमने जो रामबाड़ किया था उसके बाद हम सब चीज़ें अच्छे से फास्टली ख़त्म कर पा रहे हैं। येस और नो? जल्दी मैसेज करो। यस मैम आप ठीक बोल रहे हो, जो हमने चार्ट में पढ़ा था वही तो हम नीचे अब पढ़ रहे हैं। चलो बी कंडीशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आपको DR बोले तो गुड्स रिसीव। ही हैज़ रिसीव गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसको गुड्स और सर्विस दोनों रिसीव हो जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव द गुड्स और सर्विस एज द केस मे बी। डीम्ड है, उन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई ऐसा केस आएगा लाइक बिल टू शिप टू मॉडल होगा, तो उस केस में आपको गुड्स नहीं रिसीव हुआ, आपके बिहाफ पर किसी और को रिसीव हो गया, तब भी हम ऐसा मान लेंगे कि आपको डीम्ड रिसीव हो चुका है और आप अपना ITC अवेल कर लेना। तो इन्होंने बिल टू शिप टू मॉडल पहले गुड्स के केस में पूरा लिखा, फिर इन्होंने बिल टू शिप टू मॉडल पूरा का पूरा सर्विस के केस में लिखा हुआ है। तो सेम बात है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ गुड्स और अदरवाइज। सिंपल सी बात है कि सप्लायर ने रेसिपिएंट के बिहाफ पर गुड्स किसी थर्ड पर्सन को दिए। अब वो थर्ड पर्सन हो सकता है कोई एजेंट हो सकता है कोई कस्टमर हो, वो कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है। सेम यही चीज़ इन्होंने सर्विस में कॉपी पेस्ट कर दी। ये मॉडल बना रखा है कि बी था, बी ने बिलिंग किसको किया? ए को। शिपिंग किसको किया? सी को। तो ए को क्रेडिट मिल जाएगा? जी हाँ मिल जाएगा। एक केस मैंने आपको और पढ़ाया था सी में मैंने आपको क्या कंडीशंस पढ़ाई थी उसको अब समझेंगे। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, जब मैंने आपको ये केस पढ़ाया था तो उसके बाद मैंने आपको लॉट्स की बात भी बताई थी कि गुड्स आपको बहुत सारे लॉट्स में मिले तो क्या होगा, तो वो बात सबसेक्शन 3 में पढ़ेंगे। सबसेक्शन 3 में लिखी हुई है।
C. Subject to the provision or section 41, tax charged on respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of said supply. ये क्या बोल रहे हैं? C में आपने क्या पढ़ा था? DRTR, T बोले तो टैक्स की पेमेंट, कि हम सेक्शन नंबर 41 को ध्यान में रखेंगे। सेक्शन नंबर 41 को ध्यान में रखते हुए ऐसा मान लिया जाएगा कि सप्लायर ने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दी है और आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसा मान लिया जा रहा है। तो जो आपको क्रेडिट होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अब वो क्रेडिट कैसा है, प्रोविजनल है, फाइनल है, ये सब मैंने आपको बताया। सेक्शन 41 डिटेल में समझाता है, बट सेक्शन 41 आपके एग्जाम में नहीं आएगा। DRTR, आर में क्या था? रिटर्न फाइलिंग बाय द रेसिपिएंट। ही मतलब रेसिपिएंट हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सेक्शन 9। रेसिपिएंट ने भी अपनी रिटर्न भर दी हो। अब देखो ये है प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइजो चीज़ों को डिटेल में आगे बताते हैं या फिर कोई एक्सेप्शंस बताते हैं, इसलिए लॉ में प्रोवाइजो यूज़ किए जाते हैं। तो ये सबसेक्शन 2 ही अभी हमारा चल रहा है। सबसेक्शन 2 में ये प्रोवाइजो इंसर्ट है। Provided that where the goods against an invoice are received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of last lot or the installment. अगर आपको गुड्स बहुत सारे लॉट्स में मिल रहा है तो जब आपको लास्ट लॉट रिसीव होगा तब आप उसका क्रेडिट ले लेना। फिर नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ रेसिपिएंट फेल टू पे द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और अदर then the supplier on which tax is payable on reverse charge basis other than the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed. इसमें क्या लिखा हुआ है कि वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपको 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा। अगर आपने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया, मतलब कि 180 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दी हो, अगर आपने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की तो हमने आपको जो भी आईटीसी दिया था वो सारा आईटीसी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा, और उस आईटीसी पर जो हमने आपसे रिकवर किया है हम उसको आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे और उस पर इंटरेस्ट भी लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे ये बात इन्होंने रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड की है और मैंने जस्ट उसी के नीचे प्रिस्क्राइब्ड वाली बात लिख दी है। The registered person must pay to the supplier the value of goods and or service along with tax within 180 days from the date of issue of invoice. In the event of failure to do so, the corresponding credit availed by the registered person would be added to his output tax liability. इतनी बात तो आप सबको आती थी कि अगर वो 180 दिन में पैसा पे नहीं करेंगे तो सारा का सारा क्रेडिट जितना उन्होंने अवेल किया था वो सब उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा, विद इंटरेस्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18%। ये सेक्शन नंबर 50 पढ़ाऊंगी, वहां पर लिखा गया है कि 18% इंटरेस्ट लगता है। 18% इंटरेस्ट किस दिन से किस दिन तक लगेगा? तो जिस दिन उन्होंने आईटीसी अवेल किया था उस दिन से लेके जिस दिन वो आईटीसी को अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, वो जो पूरा पीरियड है उस पूरे पीरियड पर लगेगा 15 अंडर सेक्शन 50 में 18% इंटरेस्ट। बात समझ आई? देखो यहाँ पर आईटीसी अवेल किया था, लेकिन ये जो आईटीसी अवेल किया था इस पर आपको पेमेंट भी तो करनी थी ना अपने सप्लायर को। जब आपने एसी खरीदा था तो उसकी पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने कोई पेमेंट नहीं की तो गवर्नमेंट बोलती है चल अब जो मैंने तेरे को आईटीसी दिया था वो आईटीसी मेरे को वापस दे जा। तो अब आईटीसी आप क्या करोगे? रिवर्स करोगे। रिवर्स करने के लिए आप क्या करते हो? आईटीसी को ऐड कर देते हो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। तो जब ये आप आईटीसी ऐड कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आप कितने परसेंट से ऐड करोगे? 18% से। कितने दिन का इंटरेस्ट आप लगाओगे? जितने दिन, जितने महीने, जितनी सालें इस पीरियड के दौरान रहे होंगे उतने पर आप 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगाओगे।
तो अभी तक आपको सिर्फ एक ही बात नई यहाँ पर पता चली, अदरवाइज ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो आपको नहीं आती हो, सिर्फ ये इंटरेस्ट वाली बात आपको नहीं पता लगी। तो आप देखना एका दुक्का छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको नई सीखने को मिलेंगी अब। अदरवाइज तो चैप्टर का ये वाला सेक्शन खत्म। उठ के मत चले जाना, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी 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 बहुत कुछ रहता है। अभी तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसमें से एग्जाम का क्वेश्चन आना है, अभी तो वो रहता है जो एग्जाम का क्वेश्चन आने वाला है वो रहता है। तो अभी बैठ जाओ, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है ना कि मैम ने बोल दिया कि पूरा समझ आता है, अब तो बस हम रिपीटेशन कर रहे हैं, तो आधे बच्चे तो चलने लग जाते हैं। अपना बोरिया बिस्तरा पैक करा और चलो उठो, आज का काम खत्म, आज की कथा एंड। चलो अभी तो कथा शुरू हुई है। However, once recipient makes the payment of value of goods or services along with tax, he will be entitled to avail the credit again without time limit of 180 days. ये चीज़ भी आपको बताई थी। अगर आप अपनी पेमेंट बाद में करोगे तो आपको क्या होगा, आईटीसी वापस मिल जाएगा। आप आईटीसी को रीअवेल कर लोगे तो रीअवेल आईटीसी पर आपको आईटीसी कभी भी मिल जाएगा, फिर उस पर 180 डेज का टाइम पीरियड नहीं लगेगा। इस चीज़ के 3 एक्सेप्शंस आपको बताए थे कि आप रिवर्स चार्ज में अगर गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके ऊपर 180 डेज की पेमेंट वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन किसी से गुड्स और सर्विस लेके आते हो तो भी आपको 180 दिन में पेमेंट वाली कंडीशन पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आईटीसी रिकवर नहीं होगा। एक ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि कोई भी अमाउंट सप्लायर को पे करना था बट सप्लायर के बिहाफ पर आपने पे कर दिया है, तो उस केस में भी सप्लायर को आईटीसी मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 180 डेज वाली कंडीशन इन 3 सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में ये 3 कंडीशन लिख के आएंगी, एक और कोई और भी आ जाएगी, फिर आपको बताना पड़ेगा। नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि 3, 2 चूज करो, क्या तीनों में मिलता है, क्या कोई 2 में मिलता है, क्या चारों में मिलता है, इस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा। Provided also that the recipient shall be entitled to avail the credit of input tax on payment made by him amount towards the value। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने प्रोवाइजो फिर से यहाँ पर देखो इंसर्ट कर दिया। अभी हमने प्रोवाइजो कौन सा पढ़ा था, 2 प्रोवाइजो के ऊपर ये क्या आ गया था पूरा, ये देखो प्रोवाइजो 2 पर हमने रूल्स पढ़े थे। प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स का मतलब ये पूरा का पूरा रूल डिफाइन कर रखा है नीचे। फिर बात आ गई फिर से प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है, प्रोवाइजो, फिर ये 3rd प्रोवाइजो आ गया। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल ऑफ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम ऑन द अमाउंट टूवर्ड्स द वैल्यू। ये तो सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो रेसिपिएंट है उन्होंने जितना भी अपना अमाउंट पे किया है उस पर वो अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। 3rd ये आपको आता है कि अगर किसी पर्सन ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, अगर किसी ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है टोटल वैल्यू पर, तो अब उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई एक ही चीज़ आप क्लेम करोगे, या तो आप आईटीसी क्लेम करोगे या फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। ड्यूअल बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम्ड। अब जो बच्चे सिर्फ इसी वाली वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कुछ नहीं समझ आएगा, तो पहले जाके स्टार्टिंग के सारे पार्ट समझो, फिर आके इस वाले पार्ट्स का ये पढ़ना तो आपको समझ आएगा। बीच में से कोई क्लास देख के मेरे को मैसेज करेगा, मैं किसी का कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। पहले जाओ स्टार्टिंग से लेके सारे पार्ट्स आप देखो, तब आप मेरे से इस वाले पार्ट्स के डाउट्स पूछिएगा। जिसने नहीं स्टार्टिंग से देखे उनके लिए बोल रही हूँ, प्लीज़। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains on furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। मैम ये वाली बात भी तो हमको आती है ना, जी हाँ आपको ये वाली बात आती है सबसेक्शन 4 में। बस यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस है, बस ये पता लग रहा है कौन सी बात किस सबसेक्शन के अंदर लिखी है, कौन सी बात एक प्रोवाइजो को अंदर लिखी है। तो मैंने कितना अच्छा किया, सारी बातें सारे सेक्शन नंबर हटा के, सारे प्रोवाइजो हटा के, सबका क्रक्स निकाल के एक बार में आपको दे दिया। अब सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर तो
आराम से याद होता रहेगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको तभी के तभी याद कराती हूँ। जैसे 16(2) याद रखना है बस। अब इतने सारे सबसेक्शन नहीं याद रखने, अभी बहुत आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, इतने भी याद नहीं रखने। तो ये वाली बात आप सबको समझ आई कि आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप विद इन टाइम ले लेते हो। विद इन टाइम मतलब कितना? विद इन टाइम का मतलब है कि जिस मंथ में आपने अपना इनवॉइस रेज किया, उस मंथ के एंड होने पर जो भी सितंबर मंथ के रिटर्न फाइलिंग की डेट होगी वो, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग। देखो यहाँ पर लिखा होगा फर्निश जिस दिन आप फर्निश कर रहे हो, मतलब कि आप एक्चुअल में फर्निश कर रहे हो, वो डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर सेक्शन नंबर 39 की जो आपकी रिटर्न जा रही है सितंबर मंथ वाली 20 अक्टूबर को, इन दोनों डेट में कंपेयर कर लेना। जो भी डेट पहले आ जाएगी वही आपकी लास्ट डेट होगी आईटीसी को अवेल करने की। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा अपने पास से एनालिसिस लिखा जो कि मेरे को लगा कि आपके लिए जानना जरूरी है। It may be noted that the return for the month of September is to be filed by 20 अक्टूबर। अब आपको सबको पता है कि जो सितंबर की रिटर्न होती है वो कब जाती है? 20 अक्टूबर को जाती है। एंड एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब फाइल की जाती है? 31 दिसंबर को की जाती है। ये तो क्या डेट मैंने आपको बता दी? ड्यू डेट्स। एक्सेप्शंस आपको दे दिया। द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 64 डज नॉट अप्लाई टू क्लेम री अवेलिंग ऑफ क्रेडिट दैट हैज़ बीन रिवर्स्ड अर्लियर। कोई भी ऐसा पैसा आईटीसी का जो आपसे पहले रिकवर किया लेकिन अब आप फिर से उसको रिक्लेम कर रहे हो, तो उस पर 16(4) वाली टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर एक चीज़ और आप समझो, पहले इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बाद में ये चीज़ पढ़ाऊंगी। पूरा ये एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इस एग्जाम्पल को भी बोलने से पहले मैं आपको 5 मिनट को समझाऊंगी। देखो, एक इनवॉइस आपने इश्यू किया, ठीक है। इनवॉइस में जो आपने जीएसटी का पैसा चार्ज किया वो कितना किया? 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन जीएसटी बनता कितना था? जीएसटी बनता था 12,000 रुपये। इसका मतलब आपने 2,000 रुपये का जीएसटी क्या किया है? कम चार्ज किया है। अब आप जीएसटी जब कम चार्ज करते हो तो आप सबको पता है आप क्या इश्यू करते हो? डेबिट नोट। आप डेबिट नोट इश्यू करते हो। डेबिट नोट के बेसिस पर आप रेसिपिएंट से और जीएसटी का पैसा कलेक्ट करोगे, ठीक है। मान लो जो आपने इनवॉइस रेज किया था वो इनवॉइस आपने रेज किया था फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 में जिस इनवॉइस में आपने जीएसटी के 10,000 रुपये चार्ज किए, लेकिन आपको करने कितने थे? 12,000 रुपये, ठीक है। फिर आपको याद आई ये बात, तो आपने क्या किया? एक डेबिट नोट इश्यू कर दिया, और डेबिट नोट आपने इश्यू किया है अप्रैल 2019 में। यानी कि आपने डेबिट नोट बाद में इशू किया, ऑब्वियसली बाद में इशू करोगे जब आपको पता लगा कि आपने गलती कर दी है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इन दोनों के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की लिमिट आप सबको पता है, सितंबर मंथ और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो देखो, ये वाला जो ईयर है, इस वाले ईयर का जो एंड होगा वो कब हो रहा होगा? 18-19 में ये वाले ईयर का एंड हो रहा होगा। येस और नो बताइए। जी मैम, इस वाले ईयर का एंड 18-19 में हो रहा होगा। तो इसका सितंबर मंथ कब आएगा? इसका सितंबर मंथ 2019 में ही आ जाएगा। बट इस वाले ईयर का जो एंड होगा वो 19-20 में होगा, और इसका सितंबर मंथ कब आएगा? इसका सितंबर मंथ आएगा 2020 में। खुद से एक बार सोचो इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पर लिखा। जस्ट थोड़े से टाइम की वजह से ईयर चेंज हो गया। ये जो इनवॉइस था, इसी इनवॉइस के लिए डेबिट नोट इश्यू किया, ठीक है। तो अब बात आती है, इस वाले इनवॉइस का जो टाइम पीरियड आप चेक करोगे और इस वाले का जो टाइम पीरियड चेक करोगे वो एक ही होगा या फिर अलग अलग होगा। तो लॉ मेकर ने बोला, हालांकि लॉ की ये बहुत बड़ी गलती है, लोग परेशान हैं, बट लॉ तो लॉ है, मानना तो पड़ेगा जब तक कि लॉ अमेंड नहीं होता। लॉ मेकर ने बोला, जो आपने एक्चुअल में इनवॉइस इश्यू किया है उसकी जीएसटी का आईटीसी आपको
उसी इनवॉइस की डेट से काउंट करना पड़ेगा। यानी कि जब वो इनवॉइस इशू हुआ था उसी ईयर में जाके आपको देखना पड़ेगा कि उस ईयर का सितंबर मंथ कब आ रहा है और उसी ईयर की एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है, ठीक है। लेकिन आपने उसी वाले इनवॉइस के रिस्पेक्ट में अगर डेबिट नोट इशू किया है तो इस डेबिट नोट का जो पीरियड चेक किया जाएगा वो भी उसी दिन से किया जाएगा जिस दिन एक्चुअल में इनवॉइस इशू हुआ। यानी कि ये डेबिट नोट आप बाद में इशू करोगे तो उसकी वजह से आपको आईटीसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। आपको आईटीसी अभी भी उसी टाइम पीरियड में ही क्लेम करना है जो कि इनवॉइस की डेट से अराइज होगा। तो ये लॉ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लो अगर किसी ने ये डेबिट नोट बहुत टाइम बाद इश्यू किया तो क्या वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा? जो इस पीरियड के भी एक्सपायर हो जाने के बाद इश्यू करे तो क्या वो आईटीसी अवेल नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। लॉ में तो क्लियर लिखा है, क्योंकि लॉ में लिखा है कि इनवॉइस और डेबिट नोट, तो डेबिट नोट जिस इनवॉइस से रिलेटेड है उसी इनवॉइस के मंथ से आपको ये दोनों डेट निकालनी पड़ेगी। चलो ये बात मैं मानती हूँ आप सबको समझ आई होगी। इसी बात पर सेम एक एग्जाम्पल मैंने आप सबके लिए फ्रेम कर रखा है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया है, आप सभी मेरे को आंसर करोगे। कोई एक कंपनी है उस ABC लिमिटेड, उसने एक मशीन डिलीवर्ड की XYZ लिमिटेड को जनवरी 2018 में, और जनवरी 2018 28 जनवरी 2018 को इनवॉइस बना दिया, ठीक है। इनवॉइस कब बनाया है ध्यान रखना, 28 जनवरी 2018 में इनवॉइस इशू किया गया है 4,15,000 रुपये का प्लस GST, and undertook trial run and calibration of the machine as per the requirement of XYZ Limited. The amount chargeable for the post delivery activity was covered in a debit note. पहले जो अमाउंट चार्ज किया गया था सिर्फ 4,15,000 रुपये का अमाउंट चार्ज किया गया था। बाद में थोड़ी सी और सर्विस दी होंगी या फिर पहले कम वैल्यू चार्ज की गई होगी, जिसकी वजह से उनको बाद में 50,000 रुपये का डेबिट नोट इशू करना पड़ गया। और ये जो डेबिट नोट इन्होंने इशू किया है ये इन्होंने इशू किया है अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में इन्होंने ये डेबिट नोट इशू किया है 50,000 रुपये का। XYZ डिड नॉट फाइल इट्स एनुअल रिटर्न टिल अक्टूबर 2018। यानी कि हम दो डेट कंपेयर करते हैं, 20 अक्टूबर और एक्चुअल रिटर्न ऑफ एनुअल फाइलिंग की डेट। तो इन्होंने बोला कि अक्टूबर के एंड तक कोई भी रिटर्न फाइलिंग एनुअल रिटर्न की नहीं हुई थी, इसका मतलब 20 अक्टूबर के बाद ही हुई होगी। तो 20 अक्टूबर हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट डेट हो जाएगी आईटीसी को अवेल करने की, क्योंकि 20 अक्टूबर को तो रिटर्न फाइल करनी ही पड़ती है और एनुअल रिटर्न इन्होंने 30 अक्टूबर तक फाइल नहीं की। दैट मीन्स इसके बाद की होगी, और इन दोनों में पहले क्या आ जाएगा 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर आईटीसी को अवेल करने की आपकी लास्ट डेट होगी। Though the debit note was received in the next financial year, it relates to an invoice received in the financial year March 2018. ये क्या बोल रहे हैं आप सब, अब मेरे को आंसर दो। ये जो डेबिट नोट है, ये डेबिट नोट पीरियड, ये डेबिट नोट का टाइम पीरियड इस वाले ईयर से काउंट होगा 18-19 से, या फिर ये जो पीरियड पहले चल रहा था 17-18 इसी से काउंट होगा डेबिट नोट के लिए। मैम डेबिट नोट के लिए टाइम पीरियड जो काउंट होगा वो उसके इनवॉइस से ही होगा कि डेबिट नोट किस इनवॉइस के लिए इशू किया गया है। तो वो जिस इनवॉइस के लिए इशू किया गया था उस इनवॉइस का पीरियड कौन सा था, 28 जनवरी 2018, यानी कि 17-18। तो यहीं से आपको डेबिट नोट का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। फिर ये पूरा इन्होंने लिखा हुआ है पूरा, अब आप इसको रीड करना चाहो तो कर लेना, पूरा मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए अब ये सारी बातें हो गई। अब आ जाइए, जो ये मैंने टॉपिक एक छोड़ा था, ये पूरी यही बात लिखी हुई है जो एग्जाम्पल में है। It may be noted that ITC on invoice pertaining to a financial year or debit note relating to invoice pertaining to a financial year can be availed any time till the due date of filing of return for the month of September or succeeding financial year or the date of filing of relevant annual return, whichever is earlier.
ये जो डेबिट नोट है जिस इनवॉइस से परटेन करता है उस इनवॉइस का आपको देखना है कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या होगा और सितंबर मंथ की जो रिटर्न अक्टूबर में जा रही है उसका पीरियड क्या रहेगा, बेसिकली ईयर क्या रहेगा। इन दोनों में से जो घटना पहले आ जाएगी वही आपकी लास्ट डेट होगी आईटीसी को अवेल करने की, चाहे वो आपका इनवॉइस का आईटीसी हो, चाहे उस इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट का आपका आईटीसी हो। इसके बाद बेसिकली मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ अलग से। ये रूल नंबर है 36, आपको प्रॉपर नोट्स में ही मिलेगा, इसी सीक्वेंस में मिलेगा जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 36, ये देखो इसमें अब ये क्या है, आपने पूरा सेक्शन पढ़ लिया। मैंने जो आपको समरी में पढ़ाया था उसमें सेक्शन प्लस रूल्स दोनों पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सेक्शन पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। रूल्स मैंने आपको सेक्शन के साथ साथ जिस सब सेक्शन में जोन से वाला पार्ट रूल्स का एप्लीकेबल होना था मैंने वो वहीं पे फिट कर दिया उसको। अब मैंने अलग से आपको नहीं समझाया, मैंने अलग से लिख के सारे रूल्स दे दिए हैं, हालांकि एक बार रीडिंग लगवा दूंगी। बाकी ये सारी बातें किस सेक्शन में कौन सी जगह एप्लीकेबल होनी है वहाँ पर ऑलरेडी आपको लिख के दे रखी है, तो आप इसको अलग से मत देखना, एक बार मेरे साथ देख लो। ऐसे ही देख लेते हैं ऊपर से। 36 में आप रूल 36 में मैंने आपको 16 सबसेक्शन 2 का पॉइंट ए पढ़ाया था जिसमें डी था। डी बोले तो डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, आरसीएम में इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए और सिमिलर डॉक्यूमेंट्स वाली बातें हमारी इस रूल में लिखी हुई हैं। अब आप नोट्स वही वाले सेम नोट्स हैं, बस वो मेरा एक पेज अलग था तो मैंने उसको अलग से आपको दिखा दिया। तो ये सारी सेम बातें लिखी हुई हैं, प्लस फिर इन्होंने लिखी हुई हैं बातें कि जो भी इनवॉइस होगा उस पर कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए, वो सारी बातें लिखी हैं कि उस पर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए गुड्स का, उस पर लिखा होना चाहिए कि गुड्स का अमाउंट कितना है, गुड्स पर कितने का टैक्स लगा। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको, आप समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ पर क्यों इतना लाइटली ले रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी बातें आपको जहाँ पर फिट होनी चाहिए थी वहाँ ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये है हमारा सब रूल 3 में इन्होंने वही बात बताई है कि अगर मान लो आप कोई फ्रॉडुलेंट बेसिस पर जीएसटी का पैसा नहीं पे कर रहे थे लेकिन ऑफिसर ने आपको पैसा पकड़ा और आपसे पैसा पे करवाया, तो उस पैसे पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फ्रॉडुलेंट बेसिस पर जीएसटी पे किया है। आपकी इंटेंशन नहीं थी, आप तो चोरी करना चाहते थे बट ऑफिसर ने पकड़ा और आपसे जीएसटी का पैसा पे करवा दिया। फिर ये वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि 10% आपको एक्स्ट्रा आईटीसी मिल जाएगा, वो इस वाले रूल्स में लिखी गई है। फिर रूल नंबर 37 आया। रूल नंबर 37 आपको टाइम लिमिट बताता है कि 180 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा पे करना है। आपके पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस भी यहाँ पर बताए गए हैं और बाकी यही सारी बातें आपको बताई गई हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेक्शन नंबर 15 के तहत इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 18% से इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट किस पीरियड से किस पीरियड का लगेगा, यानी कि अवेलिंग से लेके जिस दिन आपने आईटीसी अवेल किया था रॉन्गली और जिस दिन आपने उस आईटीसी को जो रॉन्गली अवेल किया था अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड किया, उस पूरे पीरियड पर आप पर इंटरेस्ट लगेगा। तो यही सारी बातें हैं। तो फाइनली अब ये चैप्टर का ये वाला सेक्शन बहुत स्ट्रांगली मेरे हैंड्स पर ख़त्म हो गया। मैं मानती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार इसको फिर से रिवाइज करना घर जाके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। उसके बाद कोई भी डाउट हो तो मेरे को वॉइस मैसेज करना। आज की क्लास हम यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।